नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 025835 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं वो हमें बताना है। कह रहा है वन हु पोजेसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन ए पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तकनीकी जिसमें क्षमता हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी एक क्षेत्र के अंदर तकनीकी उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास शब्द है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को केवल एक हम लोग बोल सकते हैं कि शौकिया तौर पे करता है, उसको एमेच्योर बोलते हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं जो बेसिकली भोजन से संबंधित जिसको जो है जानकारी हो, पाक कला विशेषज्ञ। उसके बाद में वर्चुओसो वो सब व्यक्ति है दोस्तों जिसके पास किसी भी कला या क्षेत्र के अंदर बहुत ही बढ़िया तकनीकी ज्ञान हो, उसको हम लोग वर्चुओसो बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन ए जो है वो अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्द का सिनोनिम बताइए, पर्यायवाची बताइए। दोस्तों, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, जो हमारे साथ कार्य करे, हमारे साथ कार्य करे। तो जो हमारे साथ कार्य करता है सहकर्मी होता है। सहकर्मी को और क्या बोल सकते हैं, कोवर्कर बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कलीग का सिनोनिम क्या है, कोवर्कर। कंसल्ट का मतलब होता है किसी से परामर्श करना। अक्सर हम लोग जो है डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी को किसी बात से या किसी सज़ा से या किसी आदेश से मुक्त करना, उसको हम लोग एग्जेम्प्ट बोलते हैं। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला कह रहा है कि यहाँ पर जो है हमें 4 सेंटेंस दिए हुए जम्बल्ड है, मतलब मिक्स हैं, उनको हमको एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले भी मैंने आपको कई बार कहा है कि इस तरीके के सेंटेंस में जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, शुरुआती वाक्य, वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, पी जो है यहाँ पर एंड है, कंजंक्शन है, यहाँ आर्टिकल है। दी मेमोयर, ये हमारा जो है प्रॉपर नाउन, तो यहीं से शुरू होगा। ये आपका जो है बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आर से शुरू करेंगे। तो देखिए, आर से शुरू डी और बी है, मतलब सी और ए हमारे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, बी को चेक करते हैं। कह रहा है द मेमोयर एक्सप्लोर्स, कि ये जो मेमोयर है ये एक्सप्लोर करता है द ऑथर्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, कि ये जो पत्र है, ये ऑथर जो लेखक है वो अपनी स्वयं की जो खोज है उस यात्रा के बारे में इसकी जानकारी है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग ऑन देयर आइडेंटिटी, और उनको किस तरीके से पाला पोसा गया, उस चीज़ का उनके व्यक्तित्व के पे क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज़ के बारे में। तो मेरे ख्याल से बी जो है वो यहाँ हमारा बिल्कुल ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिनोनिम बताना है। हमारे पास यहाँ एक सेंटेंस है, उसके अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। कह रहा है ऑल द एम्प्लॉयज़ फील दैट कंटिन्यूइंग वर्किंग देयर इज़ पेरिलस टू देयर कैरियर्स,
कह रहा है सारे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका वो ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वे वहाँ लगातार काम करते रहे तो ये चीज़ उनके कैरियर के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। अब ये जो शब्द दे रखा है पेरिलस, इसका मीनिंग क्या है? खतरनाक। ठीक है। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, जो किसी की हेल्प करे या मदद करे उसको हम लोग हेल्पफुल बोलते हैं। सूटेबल मतलब जो चीज़ हमारे लिए क्या हो, ठीक हो, जो चीज़ हमारे लिए सही है उसको हम लोग सूटेबल बोलते हैं। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि जो चीज़ करना हमारे लिए सहज है, जो चीज़ करना हमारे लिए आसान है उसको हम लोग जो है कन्वीनियंट बोलते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सहज है, आसान। डेंजरस का मतलब होता है दोस्तों खतरनाक। अब ये जो शब्द है पेरिलस, हमारे पास शब्द होता है पेरिल, ये नाउन है। पेरिल का मतलब होता है डेंजर यानी कि खतरा। अब ये जो नाउन है इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है पेरिलस, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि OUS सफिक्स से जो भी शब्द अंग्रेज़ी में ख़त्म होते हैं वो एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अंडरलाइंड वर्ड जो है उसका वो बताइए, विलोम शब्द बताइए। कह रहा है दी डॉक्टर अश्योर्ड दैट द पेशेंट दैट द ट्यूमर वॉज बिनाइन एंड कुड बी इजीली रिमूव्ड। डॉक्टर जो है उसने रोगी को आश्वासन दिया कि जो ट्यूमर है, ट्यूमर को हिंदी में गांठ बोलते हैं, कि जो गांठ है, ट्यूमर है, वो ज़्यादा जो है ख़तरनाक नहीं है और उसको आसानी से रिमूव कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। स्टेराइल का मतलब होता है दोस्तों सख्त बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंड का मतलब होता है दयालु। फेवरेबल मतलब जो चीज़ आपके पक्ष में है, आपके लिए बेनिफिशियल है, उपयोगी है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके लिए खतरनाक है। तो बिनाइन का मतलब होता है दयालु, और बिनाइन का मतलब जो चीज़ हमारे लिए लाभकारी है, नुकसानदायक नहीं है। तो अपोजिट होगा खतरा, तो अपोजिट ही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अंडरलाइन जो है उसको चेक करना है कि भाई उसकी जगह क्या हम लोग एक शब्द में यूज़ कर सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द किंग्स कोरोनेशन सेरेमनी वॉज अ ग्रैंड अफेयर with all the nobles and dignitaries dressed in their finest insignia of royalty। कह रहा है कि राजा का जो राज्याभिषेक समारोह था उसके अंदर सारे एक से एक बड़े राजा महाराजा और जो है बड़ी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे आई, और वे अब सब पहने हुए थे, क्या पहने हुए थे? इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी। इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी मतलब आप जानते हैं कि हर एक राज्य की अपनी एक पारंपरिक वेशभूषा होती है जो राजा पहनते हैं, और फिर उस वेशभूषा के साथ वो अपना निशान भी, सिंबल होता है जो उनका राज्य का, उसको कैरी करते हैं, उनके कुल का, डायनेस्टी का सिंबल कैरी करते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी जो है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिगेलिया बोलते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा रिगेलिया। ऑर्नामेंट जो है दोस्तों इसका मतलब होता है आभूषण। तो आभूषण तो राजा महाराजा पहनेंगे ही, साथ ही साथ लेकिन वो अपना निशान और मोहर वगैरह लेके चलेंगे। तो यहाँ पर रिगेलिया जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है दोस्तों। कह रहा है आई हैव रेड दैट ए लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि मैंने ये पढ़ा है कि पीसा के अंदर जो लीनिंग टावर है, मतलब झुकी हुई जो मीनार है पीसा के अंदर, वो एक लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र है पूरे विश्व में। किसके लिए आकर्षण का केंद्र है? सैलानियों के लिए।
दोस्तों पहले तो ये उसमें वंडर्स के अंदर भी आता था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर इसको बाद में हटा दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। दोस्तों जब भी हम लोग इस तरीके के जो है मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बात करते हैं तो आर्टिकल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि देश के या विश्व के जो लोकप्रिय मॉन्यूमेंट्स होते हैं इनसे पहले यदि हमें कोई आर्टिकल लगाना है तो वो हमेशा द लगाना है। हम लोग द आर्टिकल क्यों लगाते हैं मॉन्यूमेंट्स से पहले? क्योंकि हम लोग उनको विशेष दर्शाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आई हैव रेड दैट ए लीनिंग टावर नहीं होगा, द आएगा। आई हैव रेड दैट द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो 82 के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये ए की जगह कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? द आ जाएगा। चलिए, तो 82 में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन तो अगेन दोस्तों पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा क्रम सबसे उचित होगा। तो दोस्तों कहानी जो है कहाँ से शुरू होगी? दो जो है यद्यपि कंजंक्शन से शुरू नहीं होगी। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन से नहीं शुरू करेंगे। सम डिटरमिनर हो गया। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी। ये नाउन फ्रेज है कि द पोस्ट कोविड पीरियड हैज़ कॉज्ड मैनी एसिम्टमेटिक डिजीजेस, कि कोरोना जो बीमारी आई थी कोविड-19 उसके बाद का जो समय है उसमें बहुत सारी बिना किसी लक्षण की बीमारियां जो है वो देखी गई है। दीज आर पीपल हु सफ़र्ड इन्फेक्शन वंस और नेवर एट ऑल। और बेसिकली इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको एक बार कोरोना हुआ था या बिल्कुल नहीं हुआ, या तो एक आधी बार उनको हुआ कोरोना या बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे लोग उसमें ज़्यादा देखे गए। फिर आ जाएगा सम प्रपोज दैट सर्वाइवल पोस्ट इन्फेक्शन हैज़ चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना से जो बच गए या कोरोना के बाद का जो समय है उसने लोगों का एक जो मानसिक विचारधारा है उसको काफ़ी बदला है। दो इट कैन नॉट बी बिलीव्ड फॉर श्योर द चेंज इन सोशल लाइफ में बी ए मेजर कॉज। हालांकि इस चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि जो सामाजिक बदलाव लोगों के जीवन में आया है वो एक इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो 83 जो है इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें वो स्पेलिंग बतानी है दोस्तों जो यहाँ पर क्या है गलत है। तो ड्रास्टिक का मतलब होता है दोस्तों विशाल काय या बड़ा, बिग। क्रिप्टिक जो है ये एक लैंग्वेज के लिए आता है। ऑब्ड्यूरेट जो है दोस्तों इसका मतलब होता है जिद्दी। सरोगेसी हमारा यहाँ आंसर है। सरोगेसी की स्पेलिंग गलत है, SURROGACY सरोगेसी की स्पेलिंग होगी। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 84 में हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलिए 85 में हमें अगेन यहाँ गलत स्पेलिंग जो दी हुई है वो बतानी है। कह रहा है ड्रंकनेस, रायट एंड ब्रॉलिंग वर दी ऑर्डर देयर एवरी नाइट। तो ऑर्डर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ब्रॉलिंग की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ब्रॉलिंग का मतलब होता है बुरा भला बोलना, अपशब्दों का प्रयोग करना। रायट का मतलब होता है दंगे, तो ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे ड्रंकनेस की गलत है, DRUNKEN ड्रंकन, फिर NESS ड्रंकननेस, इस तरीके से बनेगा। तो 85 में बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अंडरलाइंड वर्ड को चेक करना है कि भाई सही है क्या। कैन यू प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल द गेस्ट्स आर गैदर्ड ऑन द स्टेज बिफोर द परफॉर्मेंस बिगिंस। ये कह रहा है कि क्या तुम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले सारे जो मेहमान हैं वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाए, स्टेज के पास में इकट्ठा हो जाए। अब ये कह रहा है गेस्ट्स आर गैदर्ड ऑन द स्टेज, भाई ये स्टेज है, अब यहाँ परफॉर्मेंस है, अब इसके ऊपर अगर मेहमान आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो फिर परफॉर्मेंस होगी कहाँ। तो इसके कहने का मतलब है कि स्टेज के आसपास जो है वो आ जाए या वहाँ आकर के जो सीट्स लगी हैं उस पर बैठ जाए। तो गेस्ट्स आर गैदर्ड ऑन द स्टेज नहीं होगा,
ये होगा, कैन यू प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द गेस्ट्स आर गैदर्ड बाई द स्टेज। बाई द स्टेज का मतलब होगा कि भी स्टेज के बगल में आके वो जो है इकट्ठा हो जाए ताकि परफॉर्मेंस शुरू हो जाए। बी यहाँ बिल्कुल ठीक है। कह रहा है शी वॉज कम्प्लीटली बैफल्ड बाई हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। बैफल का मतलब होता है कि कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। हिंदी में अगर हम लोग बोलना चाहे तो बोल सकते हैं दुविधा में पड़ना, ठीक है, दुविधा में पड़ जाए। तो इसमें क्या है, अनफेज्ड है, कंफ्यूज्ड है, एंगर्ड है, रिलीव्ड है। तो हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैफल का कंफ्यूज्ड हो जाएगा। रिलीव का मतलब होता है कि किसी को मुक्त कर देना या फ्री कर देना, छोड़ देना, मुक्त कर देना या छोड़ देना। एंगर्ड का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला देना। अनफेज्ड का मतलब होता है बिना झुके या बिना परेशान हुए। तो 87 में बी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, पैसिव वॉइस में बताना है। कह रहे हैं द डॉक्टर हायर्ड द न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू। तो दी डायरेक्टर हायर्ड द न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू। जो निर्देशक था उसने नए कर्मचारी को नौकरी पे रखा इंटरव्यू के बाद। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द डायरेक्टर। हायर यानी नौकरी पे रखना, उसका सेकंड फॉर्म है हायर्ड। मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। और द न्यू एम्प्लॉय ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है। और द इंटरव्यू इस प्रेपोजिशन आफ्टर का ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि जब भी पैसिव बनाते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर हायर है, इसका ऑब्जेक्ट जो है द न्यू एम्प्लॉय है। तो ये पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द न्यू एम्प्लॉय सब्जेक्ट है। अब हायर्ड पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर वॉज वर्ब के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म का उपयोग करना पड़ता है। तो द न्यू एम्प्लॉय वॉज हायर्ड हो जाएगा बाई, और फिर वो सब्जेक्ट जुड़ेगा और प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो 88 में बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसको अगेन पैसिव वॉइस में बनाना है। कह रहा है द स्पीच ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम। द स्पीच ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम ये हमारा सब्जेक्ट नाउन फ्रेज। इन्फ्लुएंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, यंग माइंड्स। तो जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो यंग माइंड्स हमारा सब्जेक्ट है, तो डी तो हो ही नहीं सकता, डी सबसे पहले बाहर। फिर उसके बाद में यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इन्फ्लुएंसेस। तो प्रेजेंट सिंपल का हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर के साथ यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर यंग माइंड्स जो है वो प्लूरल है तो आर आ जाएगा, थर्ड फॉर्म इन्फ्लुएंस्ड, और बाई के साथ जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको जोड़ देंगे। तो 89 में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला देखो, कह रहा है एरर बताओ सेंटेंस में। नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ओल्ड पीपल कुड गैस द एक्सीडेंट अक्रिंग ब्लास्ट। ये कह रहा है कि वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से कोई भी ये चीज़ नहीं बता पाया, इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाया कि एक्सीडेंट हुआ था या ब्लास्ट। तो यहाँ लिख रखा है कुड गैस द एक्सीडेंट अक्रिंग ब्लास्ट। तो ये अलग अलग है भाई, एक ही घटना नहीं है। तो ये होगा नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ओल्ड पीपल कुड गैस द एक्सीडेंट और अक्रिंग ऑफ ब्लास्ट, कि ना तो वो एक्सीडेंट के बारे में गैस कर पाए ना ही ब्लास्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट में गड़बड़ है, द एक्सीडेंट और अक्रिंग ऑफ ब्लास्ट, इस तरीके से अपने को बोलना पड़ेगा। तो 90 में बी हमारा करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है द की वॉज हैंगिंग ऑन ए डैश बाई द डोर, कि जो चाबी है वो लटकी हुई थी दरवाजे के बगल में। तो भाई यहाँ पर
दरवाज़ा है, दरवाजे के बगल में आप देखते हैं इस तरीके से आजकल कील वगैरह होती है, उस कील में चाबी टंगी हुई है, इस तरीके से है। तो कौन सी कील है? नेल, अ थिन हार्ड एरिया दैट कवर्स द अपर साइड ऑफ द एंड ऑफ ईच फिंगर एंड ईच टो। भाई जो अपने क्या बोलते हैं, ये नाखून जो होता है उस नेल की बात हो रही है, तो नाखून पे थोड़ी चाबी लटकेगी। कह रहा है नेल टू कैच समवन स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को पकड़ना जब वो कोई गलत काम कर रहा है, तो चाबी लटकाने के लिए, ये मीनिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तीसरा है नेल टू डू समथिंग, कोई कार्य बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक ख़त्म करना, उसको नेल, तो चाबी लटकाने हेतु ये भी ठीक नहीं है। डी कह रहा है ए स्मॉल मेटल स्पाइक ड्रिवन इनटू वुड टू जॉइन थिंग्स टुगेदर और टू सर्व एज अ हुक, ये बिल्कुल ठीक हो गया कि भाई इस तरीके से एक हुक की तरह काम करता है, ये हमने लगा दिया नेल, कील ठोक दी और इसमें यहाँ चाबी लटका देते हैं, तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक होगा। विलोम शब्द बताना है, जो आपको अंडरलाइन किया गया है उसका विलोम शब्द बताना है। कह रहा है इट इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट द मोर यू लर्न द मोर लाइकली यू आर टू सक्सीड। कह रहा है कि ये गलतफहमी है कि आप जितना सीखते जाते हैं उतना ज़्यादा आप सफल होते जाते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है पर उसको फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो इल्यूजन का मतलब तो होता है भ्रम, हेलुसिनेशन जो है ये भी एक तरीके का भ्रम है, रोगी को होता है ये, जैसे व्यक्ति को लगता है कि भाई मैं जो है बीमार हूँ, उसे 24 घंटे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी है या मैं बीमार हूँ। फैलेसी जो है कोई काल्पनिक घटना। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत, और सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित। तो कोई चीज़ 100% है, श्योरिटी है, और ये मिसकंसेप्शन का मतलब है कि गलतफहमी है। तो यहाँ पर गलतफहमी का अपोजिट क्या होगा कि जो चीज़ 100% सही है। तो 92 में सी जो है अपना करेक्ट है। अगला देखिए, ये एक मुहावरा दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है, डेविल्स एडवोकेट। तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है दोस्तों वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि जो तर्क के अंदर विरोध प्रकट करे, किसी बात के अपोज में रहे, उसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। अगला स्पिल द बीन्स मुहावरे। दोस्तों स्पिल द बीन्स मुहावरे का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। स्पिल द बीन्स मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? रहस्य उजागर करना। रहस्य उजागर करने के लिए एक और ईडियम हम लोग पढ़ते हैं, वो है थ्रो अप कार्ड्स। रहस्य उजागर करने के लिए एक और ईडियम है, वो क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ये तीनों जो मुहावरे हैं दोस्तों, इनका अर्थ क्या होता है? रहस्य उजागर कर देना, पर्दाफाश कर देना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली। तो 94 में जो है बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है? इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर नाउन को खोजना है। शुरुआत यहाँ से होगी। इट हैज़ फ्रीक्वेंटली बीन क्लेम्ड, कि ये चीज़ काफ़ी बार इस चीज़ का दावा किया जाता है, दैट द ओनली ट्रू इंडिविजुअल, कि इकलौता ऐसा व्यक्ति, विच द ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया टॉलरेट्स, जिसको बार बार भारत की भूमि सहन करती है, वो है इज़ द होली मैन। पवित्र व्यक्ति को, या जो साधु महात्मा होते हैं, उनको बहुत जल्दी से भारतीय समाज स्वीकार कर लेता है। तो डी यहाँ करेक्ट है। अब ये क्लोज टेस्ट आ गया दोस्तों। आप जानते हैं क्लोज टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आवश्यकता अनुसार उचित शब्द जो है डाल देते हैं। कह रहा है फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ फ्रांस, इटली हैज़ डैश अ न्यू टैक्स टू बी डैश ऑन लार्ज टेक कंपनीज, ए मूव दैट इज़ लाइकली टू पुट मोर स्ट्रेन ऑन द कंट्रीज रिलेशन विद द यूएसए। फ्रांस के जो है निर्णयों का अनुसरण करते हुए इटली ने भी एक नया टैक्स जो है वो बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियों पे डाल दिया है, और इससे और ज़्यादा जो है दबाव पड़ेगा किसके ऊपर? इटली के संबंधों पे, किसके साथ? अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां उन पे वो लगा रहे हैं। तो फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स ऑफ फ्रांस, इटली ने क्या है? परमिशन दे दी है
किस चीज़ की परमिशन दे दी है? टैक्स लागू करने की। तो ये अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन दे देना है। तो इटली ने परमिशन दे दी है, किस चीज़ की परमिशन दे दी है? एक नए टैक्स की। और टैक्स को क्या किया जाएगा? क्रॉस किया जाएगा, एक्सरसाइज किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा या लिविड किया जाएगा। तो टैक्स को लागू करने को हम लोग टैक्स इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है। तो उसके लिए इम्पोज का सिनोनिम लिविड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है कंट्री पे हम लोग लागू करेंगे। इससे क्या होगा? The Italian Parliament has approved a 3% digital tax on some digital revenue of technology companies that make over $831 million in global revenue, including at least $6 million in Italy. The tax dash similar to the fund. The tax is were have are. अब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है दी टैक्स, वो बताइए कैसा है। तो आप बोलेंगे कि सर द टैक्स सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ कोई भी प्लूरल वर्ब कैसे आएगी? भी कॉमन सेंस है, सिंगुलर वर्ब ही आएगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये जाएगा द टैक्स इज सिमिलर टू द वन फ्रांस इम्प्लीमेंटेड अर्लियर दिस ईयर विच हैज़ अट्रैक्टेड। अब इस टैक्स ने किसको अट्रैक्ट किया है? फर्म को, माइल्ड को, सीवियर को, क्रिटिकल को। और जब ये टैक्स आपने बढ़ाया है तो इस पर क्या होगा? इस पर बहुत ज़्यादा कठोर क्या होगा? आलोचना होगी। फर्म का मतलब होता है मजबूत, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, सीवियर का मतलब होता है कठोर, क्रिटिकल का मतलब होता है संगीन। तो इसके ऊपर बहुत ही सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत ज़्यादा कठोर आलोचना हुई है अमेरिका की तरफ से। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन द इपोक टाइम्स, dozens of countries are working on proposals to change corporate tax schemes to dash money, capture money, remove money, take money, seize money। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो टैक्स लगाना है बड़ी बड़ी कंपनियों पर, ये पैसे को कैप्चर करने के लिए है, अपने आप के पास ज़्यादा पैसा बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैप्चर money from tech companies that have users across the world such as Facebook and Google's parent company Alphabet, कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इन कंपनियों से पैसा खींचा जा सके, लिया जा सके। तो इसलिए जो है ये लोग यहाँ पर टैक्स लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कीमती कमेंट हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप डेली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।